हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? ठीक। चलिए, पुनः स्वागत है आप सबका तासु आईएएस एकेडमी पटना के डिजिटल रिवीजन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, पिछले क्लास में हम लोग साइंस को पढ़ना स्टार्ट किए थे। उसी साइंस का एक भाग था फिजिक्स, जिसमें हम लोग पहला चैप्टर पढ़ रहे थे, ताप एवं दाब। ठीक है। तो ताप के बारे में हम लोग पिछले क्लास में थोड़ा सा अध्ययन किए थे। आज हम लोग अध्ययन करने जा रहे हैं दाब के बारे में। ठीक है। चलिए, बिना देरी के हम लोग स्टार्ट करते हैं क्लास को। तो दोस्तों, जब हम दाब का चर्चा करेंगे तो दाब भी क्या होता है, एक प्रकार का ये बल है। ठीक है। लेकिन अंतर क्या होता है कि बल ये प्रति एकांक क्षेत्रफल पर या प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल होता है। ठीक है। अगर इसके फार्मूला को हम लोग देखें तो फार्मूला दोस्तों हो जाएगा इसका P=F/A, सब कैपिटल में लिखें। P हो गया प्रेशर, प्रेशर के बट्टा में कुछ नहीं तो हम 1 लगा देते हैं। ठीक है। F/A हो गया। तो देखिए 1 क्यों लगाए हैं कि जब P ऊपर है तो F भी ऊपर है। इसका मतलब P जब बढ़ेगा तो F भी क्या होगा, बढ़ेगा। अगर घटेगा तो P भी क्या होगा, इसके रिवर्स में जाएगा, क्योंकि P समानुपाती है F का और P व्युत्क्रमानुपाती है A का। तो वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ है कि उपर्युक्त सूत्र से स्पष्ट है कि क्षेत्रफल जितना अधिक होगा उतना ही दाब कम होगा, और क्षेत्रफल जितना कम होगा दाब उतना ही अधिक होगा। ठीक है दोस्तों, अगर इसके एसआई मात्रक का बात करें तो एसआई मात्रक इसका क्या हो जाएगा, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, पास्कल भी कहते हैं। पास्कल क्या है, एक अदिश राशि है। अदिश राशि इसलिए क्योंकि इसमें केवल परिमाण है और दिशा नहीं है, इसलिए इसको अदिश बोलते हैं। ठीक है। चलिए, अब आप लोग के सामने स्क्रीन पर दिख रहा होगा पास्कल। तो पास्कल क्या होता है दोस्तों, पास्कल को अगर हम लोग सीधे शब्दों में समझे तो 1 वर्ग मीटर के क्षेत्रफल पर, 1 वर्ग मीटर के एरिया पर अगर हम 1 न्यूटन का बल लगाएं, इसको हम लोग क्या कहेंगे, इस अनुपात को क्या कहेंगे, पास्कल कहेंगे। ठीक है। द्रवों में दाब। ठीक है। तो द्रवों में जो दाब होता है उसके भार के कारण होता है। ठीक है। अब भार के कारण कैसे होता है कि जब किसी बर्तन में अगर पानी अगर बॉयल हो रहा है या खौल रहा है, उसमें क्या होता है कि द्रव का टेंडेंसी होता है कि उसका कोई एक दिशा निश्चित नहीं होता है कि किस दिशा में वो द्रव गति करेगा। ठीक है। तो अनियमित गति करता है। ठीक है। इस अनियमित गति के कारण क्या होता है, परस्पर उसका जो अणु होगा एक दूसरे से टकराएगा। टकराने के क्रम में क्या होता है, दीवार से टकराएगा। दीवार मतलब बर्तन का जो सतह होता है। ठीक है। उससे टकराने के बाद एक विशेष प्रकार के बल का अनुभव करता है। ठीक है। कौन, जो वाटर ड्रॉप्स जो बर्तन के सतह पर या दीवार पर या उसके तली पर चिपका रहता है। ठीक है। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, द्रव का दाब कहते हैं। ठीक है। अगर द्रव के अंदर अगर किसी चीज़ को का अगर हमको दाब निकालना होगा तो कैसे निकालते हैं, उसका फॉर्मूला हो गया क्या, P=H×D×H, तो यहाँ पर क्या है, P क्या हो गया, दाब हो गया। H क्या हो गया, उस वस्तु का गहराई, जितना गहराई तक वो लिक्विड उसमें भरा हुआ है। ठीक है। और D क्या हो गया, उस लिक्विड का घनत्व, डेंसिटी। और G क्या हो गया, गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है। तो इस सूत्र से हम लोग क्या कर सकते हैं कि द्रव में कितना दाब का अनुभव हो रहा है उसको हम लोग निकाल सकते हैं। ठीक है। अब हम लोग इसी में अगर हम लोग कुल दाब का अगर चर्चा करें तो कुल दाब में क्या करेंगे, कुल दाब में हम लोग यहाँ से आराम से वायुमंडलीय दाब को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो जब ये वायुमंडलीय दाब को जोड़ देंगे तो द्रव में कुल दाब का मान मेरे पास आ जाएगा। मतलब द्रव में कुल दाब बराबर हो गया वायुमंडलीय दाब और प्लस बाकी ये फॉर्मूला तीनों यहाँ चिपका देना है, H×D×G। ठीक है। अब दोस्तों देखते हैं कि द्रव में जो दाब लगता है उसका कुछ कुछ नियम है। तो पहला नियम हम लोग देख लेंगे फटाक से। नियम क्या है कि वस्तु का गहराई जितना अधिक होगा, ठीक है, गहराई जितना अधिक होगा दाब भी उतना ही अधिक लगेगा। ठीक है, ये पहला नियम हो गया। दूसरा नियम क्या हो गया कि स्थिर द्रव के भीतर किसी वस्तु पर दाब प्रत्येक दिशा में समान रूप से कार्य करेगा। ठीक है। मतलब अगर कोई वस्तु यहाँ है, अगर किसी लिक्विड के अंदर, तो इस वस्तु पर या इस वस्तु के द्वारा उसके सराउंडिंग लिक्विड पर हमेशा जितना दाब यहाँ लगेगा उतना ही दाब यहाँ लगेगा, उतना ही दाब इधर, उतना ही दाब इधर, मतलब चारों साइड हमेशा बराबर दाब का अनुभव करवाएगा। ठीक है। अगला नियम जो है दोस्तों वो उसको हम लोग थोड़ा समझेंगे कि अगला नियम कहता है आपका कि अगर मान लीजिए कि आपके पास ये कोई कंटेनर है। ठीक है।
तो इस कंटेनर पर ये सतह हो गया, तो इस सतह पर जितना दाब यहाँ पर लग रहा है उतना ही दाब यहाँ भी लगेगा, उतना ही दाब यहाँ भी लगेगा, मतलब सतह पर पूरे एक समान दाब लगेगा। ठीक है, चलिए इसको थोड़ा सा हम लोग एक बार वायुमंडलीय दाब को देख लेते हैं। वायुमंडलीय दाब का चर्चा यहाँ पर हो चुका है, तो इसको देख ही लेते हैं। तो वायुमंडलीय दाब क्या होता है दोस्तों, कि यह वह दाब होता है जो पारे के मतलब Hg के, जो पारे के 760 पारे के 760 mm, ये इसको अगर सेंटीमीटर में बदलेंगे तो ये आ जाएगा आपके पास लगभग 76 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पारे के 760 mm लंबे कॉलम के द्वारा 0 डिग्री पर जब 45 डिग्री अक्षांश का समुद्री तल पर लगाया जाता है तब ये क्या कहलाएगा, उसको हम लोग वायुमंडलीय दाब कहेंगे। ठीक है, चलिए ध्यान रखना हमको किसका, Hg का, ये चीज़ हमको याद रखना है कि पारे के 760 mm लंबे कॉलम के द्वारा। ठीक है, चलिए अभी दोस्तों हम लोग पढ़े थे तीसरा नियम, तो तीसरा नियम संबंधित किससे है, पास्कल से। ठीक है, तो पास्कल भी यही कहता है, उसका दो नियम हम लोग देख लेंगे। पास्कल का पहला नियम कहता है कि किसी स्थिर द्रव में एक ही क्षैतिज तल में स्थित सभी बिंदुओं पर दाब एक समान होगा, जो भी हम लोग जस्ट चर्चा किए थे। ठीक है, कि मतलब कोई अगर क्षैतिज तल है, ये अगर कंटेनर है तो इस कंटेनर पर जितना यहाँ पर बल लगेगा, दाब लगेगा, उतना ही दाब यहाँ, उतना ही दाब यहाँ, हर जगह समान दाब लगेगा। ठीक है, तो ये हो गया पास्कल का पहला नियम। चलिए दोस्तों, अगर जब हम पास्कल के दूसरे नियम का बात करें तो पास्कल का दूसरा नियम क्या कहता है कि विराम अवस्था, मतलब अगर द्रव में किसी प्रकार का कोई कंपन ना हो रहा हो तो उस स्थिति में किसी बिंदु पर जो दाब लगता है वो बिना दूसरे दाब लगाए हुए, मतलब दूसरे जो द्रव पदार्थ हैं उसके अणु को बिना डिस्टर्ब किए हुए समान रूप से दाब लगाना प्रारंभ कर देगा। ये इसका पास्कल का दूसरा नियम है। ठीक है, अब है कि पास्कल के सिद्धांत के आधार पर कई द्रव चलित यंत्र बनाए गए हैं। ठीक है, जैसे हाइड्रोलिक ब्रेक जो ट्रैक्टर में या फिर ट्रक वगैरह में लगता है, या हाइड्रोलिक लिफ्ट जो हम लोग यूज़ करते हैं, हाइड्रोजन प्रेस होता है जो आयरन करने का काम आता है। ठीक है, तो इस समय किसका प्रयोग किया जाता है, पास्कल के सिद्धांत पर ही ये काम करता है। ठीक है, अब दोस्तों देखते हैं कि पास्कल के नियम से संबंधित एक चीज़ और यहाँ पर मिल गया आपको कि ये जो यंत्र जो कार्य करेगा ये पद्धति द्रव के दो मूलभूत गुणों पर निर्भर करती है। अब वो मूलभूत गुण क्या है, पहला कि द्रव लगभग असंपीड्य होते हैं। असंपीड्य का मतलब क्या होता है कि आयतन को क्या करेगा, आयतन घटेगा नहीं। कब नहीं घटेगा, कितना भी दाब उस पर अगर पड़े तो फिर उसका आयतन वो घटेगा नहीं। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, असंपीड्य बोलते हैं। ठीक है, दूसरा नियम क्या था, दूसरा इसका मूलभूत गुण क्या था कि किसी भी दाब के अधीन द्रव किसी भी भाग में पहुंच सकता है। ठीक है, ये कौन था, क्या था इसका, पास्कल का नियम। अगर इसके हम लोग द्रव चालित जो भी यंत्र होता है, चाहे आयरन वगैरह हो गया जो हम लोग प्रयोग करते हैं, तो इसका मुख्य विशेषता क्या हो गया कि द्रव चालित यंत्रों में विशेषता यह होती है कि इनमें कम बल लगाकर कई गुना अधिक यांत्रिक लाभ लिया जा सकता है। ठीक है, चलिए यहाँ से फिर से आगे आप लोग के सामने वायुमंडलीय दाब, तो वायुमंडलीय दाब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी एक बार यहाँ देख लेते हैं कि द्रव के दाब के संबंध में उल्लेखनीय बात यह है कि द्रव प्रत्येक गहराई या ऊंचाई पर दाब चारों ओर समान रूप से लगाया जाता है। ठीक है, वायुमंडलीय दाब के संबंध में यह भी बात लागू होती है। ठीक है, अगला है कि पृथ्वी के चारों ओर वातावरण में उपस्थित वायु एवं विभिन्न गैस चारों ओर से समान रूप से दबाव डालती है। यही क्या कहलाएगी, वायुमंडलीय दबाव। ठीक है, तो वहाँ हम लोग वायुमंडलीय दाब को देख लिए थे। अब इसके कुछ कुछ दो चार नियम हैं या फिर इससे संबंधित जानकारी है, उसको फटाफट देख लेते हैं कि पृथ्वी के भूतल पर 1 लीटर वायु का भार 1.3 ग्राम होता है। ठीक है, और दूसरा क्या है, वायुमंडलीय दाब की गणना सर्वप्रथम कौन किया था, वॉन म्यूरिक ने किया था। ठीक है, इसको आप लोग नोट्स आप लोग पढ़ लीजिएगा आराम से। समान रूप से अगर हम वायुमंडलीय दाब का चर्चा करें तो न्यूटन प्रति वर्ग मीटर इसका यूनिट होता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब क्या होगा, घटता है। ये कन्फ्यूजन होता है बहुत आदमी का
कि पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर वायुमंडलीय दाब घटता है तथा पृथ्वी के निकट समुद्र तल से प्रति 110 मीटर की ऊंचाई चलने पर वायु दाब लगभग 1 सेंटीमीटर, या इसको हम लोग पारा दाब भी बोलते हैं, कितना 760 जो था वो कम हो जाता है। ठीक है, अब देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में दाब का क्या क्या प्रयोग है। पहाड़ पर हम लोग क्या देखते हैं, खाना देर से बनता है। ठीक है, कारण क्या है, वायुमंडलीय दाब का। वायुयान में बैठे यात्री के फाउंटेन पेन से स्याही का रिस जाना, दाब कम होना, दाब अधिक होना, उसका हम लोग दैनिक जीवन में ये प्रभाव देख सकते हैं। अधिक ऊंचाई पर नाक से खून बहने लगना। ठीक है दोस्तों, यहाँ कुछ एक्स्ट्रा जानकारी हम लोग देख लेते हैं कि किसी वस्तु का प्रत्येक वर्ग सेंटीमीटर अपने ऊपर लगभग 1 kg का वायुभार लगाता है। ठीक है, शरीर के अंदर की मांसपेशियां एवं रक्तदान इसको क्या करेगा, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, इसलिए रक्तदान करना चाहिए समय समय पर। चलिए आगे देखते हैं कि शरीर कोशिकाओं से बना हुआ है, हम सबको पता है। भीतर तरल पदार्थ होते हैं जो भीतर से दाब लगाता है। यदि इस प्रकार की कोशिकाओं का निर्वात में रखा जाए ऐसे कोशिकाओं को, तो फिर क्या करेगा, वो फट जाएगा। अगर निर्वात में रखा जाएगा तो फट जाएगा। इसलिए अंतरिक्ष यात्रियों के स्पेस सूट ऐसे बनाए जाते हैं कि सूट शरीर और सूट के बीच के स्थान में वायुमंडलीय दाब के बराबर दाब बनाए रखें हमेशा। जब भी दाब नहीं बनेगा तो फिर वो फट जाएगा उसका वैन। ठीक है, यही कारण है कि अंतरिक्ष यात्रियों के शरीर की कोशिकाएं अंतरिक्ष आंतरिक दबाव के कारण नहीं फटती है। अगर वो दाब अगर मेंटेन, ये वायुमंडलीय दाब अगर मेंटेन नहीं हो पाएगा सूट शरीर और सूट के बीच का, तो फिर क्या होगा, उसका कोशिकाएं आंतरिक कोशिका क्या हो जाएगा, फट जाएगा उसका। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि वायुमंडलीय दाब को या दबाव को मापने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है, बैरोमीटर का प्रयोग किया जाता है। इस यंत्र को हम लोग 14 भी कह सकते हैं, क्योंकि इसको 14 ने टॉरिलेसी के सिद्धांत के आधार पर बनाया था। ठीक है, इससे 14 का सिद्धांत भी कहते हैं या 14 का बैरोमीटर भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला हम लोग देखते हैं कि समुद्र तल पर वायुमंडलीय दाब पर पारे के स्तंभ की ऊंचाई कितना, 76 सेंटीमीटर, और 1000 मीटर ऊंचाई पर यह 73 सेंटीमीटर की हो जाती है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखेंगे कि वह दाब जो पारे के स्तंभ की 70 सेंटीमीटर ऊंचाई को संतुलित कर सके एक एटमॉस्फेयर के बराबर होता है। एटमॉस्फेयर, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़िए थोड़ा सा। बैरोमीटर की सहायता से हम लोग क्या करते हैं, मौसम का पूर्वानुमान लगाते हैं कि अगर उसका जो रीडिंग होता है, रीडिंग अगर नीचे गिरा आंधी आने की संभावना, रीडिंग अगर धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ रहा है तो वर्षा की संभावना, और सॉरी नीचे गिरा तो आंधी आने की संभावना होती है। ठीक है, यदि धीरे धीरे नीचे गिरा तो वर्षा की संभावना, और इसका पाठ्यांक अगर धीरे धीरे अगर ऊपर चढ़ता है तो फिर क्या हो जाएगा, मौसम साफ रहने का संभावना रहता है। ठीक है, चलिए अब हम लोग देखते हैं कि वर्तमान समय में छोटे बैरोमीटर, जिसे हम लोग निद्रव वायु दाब मापी यंत्र भी कहते हैं। ठीक है, ये बहुत प्रचलित है। किसी द्रव का उपयोग नहीं किया जाता है इसमें। ठीक है, इसका उपयोग कहीं भी किया जा सकता है, जैसे ऊंचाई मापने में किया जाएगा। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इसको तुंग मापी या फिर अल्टीमीटर बोलते हैं। ठीक है, चलिए ये तो हम लोग देख ही चुके थे कि पारे के 760 मतलब 76 सेंटीमीटर ऊंची नली के दाब का मानक वायुमंडलीय दाब कहते हैं। ठीक है, अब ये इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, 1 ATM बोलते हैं। ठीक है, तो 1 ATM मतलब 101292.8। ठीक है, चलिए यदि बैरोमीटर में पानी का प्रयोग पारे के स्थान पर किया जाए तो पारे की 0.76 मीटर की तुलना में पानी की ऊंचाई नली में 10.33 मीटर हो जाएगी। ठीक है, अब है कि बैरोमीटर में द्रव की ऊंचाई कितनी, द्रव के घनत्व के समानुपाती होती है। बैरोमीटर में द्रव की ऊंचाई और द्रव की घनत्व दोनों क्या होगा, समानुपाती हो जाएगा। ठीक है, अब अगला आपके सामने आ गया गलनांक और क्वथनांक। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं गलनांक पर दाब का क्या प्रभाव पड़ता है। तो पहले देखेंगे गलनांक क्या होता है। तो गलनांक वह ताप जिस पर कोई ठोस वस्तु
द्रव अवस्था में परिवर्तन हो जाता है या होना प्रारंभ करे। ठीक है, तो गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन बढ़ता है क्या होगा, दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। जैसे मोम हो गया, घी हो गया। ठीक है, अगला है आपका कि गर्म करने पर जिन पदार्थों का आयतन घट जाता है, इसी का रिवर्स किया हुआ है। दाब बढ़ाने पर उनका गलनांक कम हो जाता है। उदाहरण बर्फ हो गया या फिर बिस्मथ या ढलवा लोहा इत्यादि। ठीक है, चलिए आगे आप लोग को दिख रहा होगा क्वथनांक। तो क्वथनांक दोस्तों क्या होता है कि वह ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प का रूप लेना प्रारंभ कर देता है या वाष्पीकृत हो जाता है। ठीक है, तो उसमें क्या है कि दाब अधिक होने से क्वथनांक अधिक हो जाएगा और दाब कम होने से क्वथनांक कम हो जाएगा। इसलिए पहाड़ पर क्या होता है, दाब कम हो जाता है। ठीक है, किसके अपेक्षा, जो हम लोग का मैदानी क्षेत्र है उसके अपेक्षा। और वहाँ खाना क्या होता है, देर से पकता है। कारण क्या है, वायुमंडलीय दाब कम हो जाता है। ठीक है, अगला है कि साधारण वायुमंडलीय दाब पर जल का क्वथनांक कितना 100 डिग्री सेल्सियस होता है, तथा जब दाब को दोगुना कर दिया जाए तो जल का क्वथनांक लगभग 125 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कि दाब समानुपाती होगा किसका, क्वथनांक का। नीचे कुछ कुछ फार्मूला लिखा हुआ है। ठीक है, 1 सेंटीमीटर पारा दाब। ठीक है, देख लीजिएगा आप लोग, 1 बार इक्वस टू कितना, 1 मिली बार इक्वस टू कितना, सब यहाँ फार्मूला लिखा हुआ है। चलिए, धन्यवाद सभी का। जो लोग नए हैं वो इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।